हैं आप? अंकल बीच में लेफ्ट हो गई थी मेरी। हाँ जी, तो आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ जेनेटिक्स, दैट इज लिंकेज। कल भी हमने लिंकेज के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया था कि लिंकेज क्या होती है। आज इसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। बेटसन एंड पुनेट, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने डिस्कवर की थी लिंकेज। लिंकेज क्या है? लिंकेज है कि एक पैटर्न है हमें जीन्स का कि एक अगर हम क्रोमोसोम देखते हैं तो उस क्रोमोसोम के ऊपर जीन्स कहाँ पर लोकेटेड है, उनका लोकाई क्या है। लोकाई मतलब वो जगह जहां पर क्रोमोसोम के ऊपर जीन लगा हुआ होगा। तो लिंकेज का जो फिनोमिना है जो बेटसन और पुनेट ने दिया, वो क्या कहता है कि जीन्स आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम्स, जीन्स क्रोमोसोम के ऊपर लोकेटेड हैं इन अ लीनियर फैशन, लंबाई में लगे हुए। लीनियर फैशन मींस लंबाई में जीन्स जो है वो लगे हुए हैं। लाइक दिस, जो मैं ब्लैक कलर से बना रही हूँ, दीज आर द जीन्स। सपोज ये जीन नंबर 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6 ये क्रोमोसोम है और इसके ऊपर ये अलग अलग जीन्स लगे हुए हैं। तो लिंकेज क्या कहती है? लिंकेज कहती है कि जो जीन एक दूसरे के पास पास में लगे हुए हैं, एक दूसरे के बिल्कुल पास में है, उनके बीच का डिस्टेंस जो है जब वो कम है, तो उनके चांसेस ज्यादा हैं कि वो अगली जनरेशन में एक साथ आएंगे। अब अगर हम इस डायग्राम के हिसाब से देखें तो जीन नंबर 1 एंड 2, 1 एंड 2 जो है वो अगली जनरेशन में एक साथ जाएंगे, इसके चांसेस ज्यादा हैं, बजाय इसके कि जीन नंबर 1 और 6 जो एक दूसरे से दूर हैं वो अगली जनरेशन में एज इट इज नहीं जाएंगे। दोनों में से कोई एक ऑफस्प्रिंग में जाएगा और दूसरा जो है वो दूसरे ऑफस्प्रिंग के अंदर जाएगा। तो दो जीन्स जो एक साथ अगली जनरेशन में ट्रांसफर हो रहे हैं उन्हें हम कहेंगे लिंक्ड जीन्स, और जो नहीं हो रहे हैं उन्हें हम बोलेंगे अनलिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स एंड अनलिंक्ड जीन्स। समझ में आया ये कंसेप्ट? यू कैन स्पीक नाउ। यस मैम। चलो इसको हम एक एग्जांपल लेकर पढ़ते हैं। ये किसी मेल का क्रोमोसोम है, स्पर्म बनने के लिए, अभी स्पर्म बनेगा इसमें से, ठीक है। जब स्पर्म बनता है तो ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। अब किसी मेल पर ये एक जीन लगा हुआ है ए और एक जीन लगा हुआ है बी, ठीक है। ये ए और बी दोनों एक दूसरे के पास में लगे हैं, ठीक है। तो इनको हम क्या बोलेंगे? ये दोनों क्या है? लिंक्ड जीन्स। अब होता क्या है जब स्पर्म बनता है, तो हमने पढ़ा है कि स्पर्म्स बनने के टाइम पर जो प्रोसेस चलता है वो क्या है? दैट इज नोन एज मियोसिस। तो ये मियोसिस के टाइम पर दो जो क्रोमोसोम्स हैं वो अपना मटेरियल जो है वो एक दूसरे से एक्सचेंज करते हैं। ये हमें पता है कि मियोसिस में एक प्रोसेस होता है दैट इज नोन एज क्रॉसिंग ओवर। कब होता है ये प्रोसेस? इन मियोसिस 1। मियोसिस 1 की फर्स्ट स्टेज प्रोफेज 1, और प्रोफेज 1 को भी आगे हमने कई स्टेजेस में डिवाइड किया था। अगर आप रिकॉल करें +1 सेल डिवीजन को, सेल साइकिल एंड डिवीजन जो चैप्टर था, उसमें मैं बताया था कि मियोसिस 1 एक बहुत बड़ी स्टेज है, इसीलिए हमने उसको पहले तो प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टेलोफेज में डिवाइड किया और प्रोफेज को भी फर्दर 5 स्टेजेस में डिवाइड किया। लैप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिटीन, डिप्लोटीन एंड डायाकाइनेसिस। प्रोफेज 1 में जो स्टेज है पैक्टिटीन, इस पैक्टिटीन में क्या होता है? दो क्रोमोसोम्स आपस में अपने मटेरियल को एक्सचेंज करते हैं। ये इसका मटेरियल है जो मैं आपको मॉव कलर से दिखा रही हूँ, और ये दूसरा क्रोमोसोम है जिसका मटेरियल मैंने आपको ब्राउन कलर से दिखाया। अब सपोज कर लो हमने जो ये लिए थे जीन्स ए और बी,
तो ये ब्राउन वाले क्रोमोसोम पर ये जीन ए है और ये जीन है बी, ठीक है। और यहाँ पर इसकी क्या हो रही है, ये चल रही है यहाँ पर क्रॉसिंग ओवर, ठीक है। तो अब क्या होगा, देखो दो जीन्स ए और बी जब दोनों एक दूसरे के पास में लगे हुए हैं तो ये पर्पल वाला क्रोमोसोम इन दोनों को एक साथ ही ले जाएगा, ले गया इन दोनों को एक साथ, ये दोनों एक साथ चले गए। तो बाद में हमें ये कैसे दिखेंगे, ये पर्पल वाला क्रोमोसोम मैं आपको दिखा रही हूँ, ये हमें कैसा दिखेगा, ये अब हमें कुछ जब ये अलग हो जाएंगे अगली स्टेज में प्रोफेज के, तो ये हमें दिखेगा कुछ ऐसा कि दोनों जीन इसके ले आया है ए एंड बी। और ये जो हमारा पहले वाला क्रोमोसोम था जिसके पास ये जीन्स थे, उसके पास ये दो जगह खाली हो गई, ए और बी वाली। तो ए और बी दोनों इकट्ठे क्रॉसिंग ओवर में कैसे पहुंचे, ये एक स्पर्म बन गया, ये इस पर्सन का दूसरा स्पर्म बन गया, ठीक है। तो इस स्पर्म के अंदर अब आगे डिवीजन होगी, ये दोनों अलग हो जाएंगे, इसके अंदर आ गया ना ए और बी, और यहाँ पर ये खाली हो गया। अब सपोज कर लो ए और बी क्या करेक्टर थे, ए करेक्टर था कि इस मेल के हेयर का कलर क्या होगा, और बी करेक्टर हम क्या लेते हैं, हेयर टाइप का। ए हम ले लेते हैं हेयर कलर और बी हम ले लेते हैं हेयर टाइप, मतलब कर्ली हेयर थे इस मेल के और ब्राउन कलर के हेयर थे। अब ए और बी दोनों कैरेक्टर स्पर्म में चले गए, इस स्पर्म से फर्टिलाइजेशन होकर जो इनका बेबी बनेगा उसके पास ये दोनों कैरेक्टर आएंगे, उसके हेयर का कलर भी ब्राउन होगा और साथ में उसके हेयर कर्ली भी होंगे। दोनों कैरेक्टर एक जैसा अगली जनरेशन में क्यों आया, क्योंकि ये दोनों जीन्स एक दूसरे के पास में लगे हुए थे, दैट मींस दे आर लिंक्ड जीन्स, ठीक है। तो इनहेरिटेंस में जो जीन्स एक दूसरे के पास में लगे हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, लिंक्ड जीन्स। और मान लो अगर ये इस तरह से होता, ये ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, अब क्रॉसिंग ओवर कैसे होती है, एक क्रॉसिंग ओवर में ये चला गया, किसी और के साथ क्रॉसिंग ओवर हुई उसमें बी चला गया। ऐसा इसका एग्जांपल और चलो दिखकर आपको मैं समझाती हूँ कि कुछ बच्चे होते हैं जो अपने पेरेंट्स से बहुत ज्यादा मिलते जुलते हैं, फादर से या मदर से, एक से रिजेम्बलेंस बहुत ज्यादा होती है। ऐसा क्यों है, क्योंकि उनके अंदर लिंक जीन्स, फादर के या मदर के लिंक जीन्स एज इट इज अगली जनरेशन में चले गए। दो जीन्स फादर के क्रोमोसोम पर एक साथ लगे हुए थे और वो अगली जनरेशन में भी एक साथ इनहेरिट हो गए, तो बच्चे का भी वही कैरेक्टर आ गया, इसका मतलब वो लिंक जीन्स थे, इसीलिए वो अगली जनरेशन में चला गया। कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो बहुत ही डिफरेंट दिखेंगे, मतलब उनके जो जीन्स थे वो अनलिंक्ड जीन्स थे। हालांकि ये फिक्स होता है कि हमारे अंदर लिंक्ड और अनलिंक्ड जीन्स कौन से होंगे, जिसके पास जितने क्रोमोसोम्स का पेयर है उतने ही उसके पास लिंक्ड जीन्स है। फॉर एग्जांपल हम ह्यूमंस हैं, हमारे पास 23 पेयर है जीनोम में, हमारे जीनोम होता है कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम, 23 पेयर है, तो हमारे पास 23 ही लिंकेज ग्रुप है। लिंक जीन्स कितने हैं हमारे पास, 23, हर एक क्रोमोसोम पर एक लिंकेज तो होगी, ठीक है। अगर हम ड्रोसोफिला की बात करते हैं, फ्रूट फ्लाई जिसके बारे में हमने कल बात की थी, तो ड्रोसोफिला जो है उसके पास होते हैं 4 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स, यानी कि उसके पास कितने हैं, 4 लिंकेज ग्रुप्स, ठीक है। ऐसे ही मेंडल का जो पी था, गार्डन पी, उसके अंदर होते हैं 7, तो 7 हम कहेंगे उसके अंदर है 7 लिंकेज ग्रुप्स। सिंपल सी बात है कि इनहेरिटेंस में जो जीन्स एक दूसरे के पास में लगे हैं वो अगली जनरेशन में एज इट इज ही पहुंच जाएंगे, और अगर वो जीन्स दूर लगे हैं तो वो एक साथ नहीं जाएंगे, एक किसी और स्पर्म में जाएगा तो दूसरा किसी और स्पर्म में या ओवम में चला जाएगा। तो दो जीन्स में से जो जीन्स एक साथ इनहेरिट होते हैं, उस तरह की इनहेरिटेंस को जब दो लिंक्ड जीन्स एक साथ इनहेरिट होंगे, अगली जनरेशन में जाएंगे, तो इस तरह की लिंकेज को हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज। और जब दो अनलिंक्ड जीन्स हैं, एक दूसरे से दूरी पर लगे हुए हैं, तो ऐसे जीन्स जब इनहेरिट होते हैं तो इस तरह की हम लिंकेज को क्या बोलेंगे, इनकम्प्लीट लिंकेज। यानी कि लिंकेज तो हुई
लिंकेज क्या है? एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन को जोड़ने का काम। अगर दोनों ही जीन्स एक साथ चले गए तो कंप्लीट लिंकेज, और अगर दोनों में अलग अलग जगह गए हैं तो वो इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाएगी। इज इट क्लियर? यस क्लियर है ये मैम। बात बेटा? हाँ जी, मैम जैसे लिंक के 23 पेयर्स होते हैं तो इनकम्प्लीट लिंकेज कितने पेयर्स होते हैं? ये तो कुछ नहीं पता। पेयर इतने होते हैं, अभी लिंकेज किसकी होगी नहीं होगी ये फर्दर बहुत लंबी स्टडी है, ये नहीं आगे जाता है। लिंक्ड होते हैं और अनलिंक्ड होते हैं। 30,000 जीन है और 13 हम साल लगे लिंक्ड थे। अनलिंक्ड को, हाँ जी, मैम लिंक्ड अनलिंक्ड दोनों मिला के 23 पेयर्स है। लिंकेज ग्रुप बताए हैं, सिर्फ लिंक्ड है 23 पेयर, अनलिंक्ड नहीं, सिर्फ लिंक्ड। और अगली जनरेशन में पूरे गए तो कंप्लीट, नहीं गए तो इनकम्प्लीट लिंकेज कहलाती है। ठीक है? हाँ जी, मुस्कान, कार्तिक, धीरज, यस मैम। क्लियर है ये कंसेप्ट लिंकेज का आपको? यस मैम। ठीक है, ये है कंप्लीट एंड Yes, ma'am. इनकम्प्लीट लिंकेज, दो तरह से। चलिए अब इसको हम एक तरीके से और समझते हैं। दो तरह का अरेंजमेंट जो है वो जीन्स का हो सकता है। एक अरेंजमेंट को हम बोलते हैं सिस अरेंजमेंट। सिस अरेंजमेंट में क्या है? किसी भी क्रोमोसोम के ऊपर दोनों ही जो जीन्स हैं वो दोनों ही क्या है? डोमिनेंट वाले। और एक दूसरा है क्रोमोसोम जिसके ऊपर जीन दोनों लगे हुए हैं लेकिन दोनों ही कौन से? रिसेसिव वाले। इस तरह का अरेंजमेंट क्रोमोसोम का क्या कहलाता है? सिस अरेंजमेंट। यानी कि एक क्रोमेटिड पर दोनों डोमिनेंट और एक पर दोनों रिसेसिव। इसके ऑपोजिट अगर एक क्रोमोसोम पर एक जीन डोमिनेंट और एक रिसेसिव है, या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ए वाला रिसेसिव और बी वाला डोमिनेंट, अगर इस तरह से आता है तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम बोलते हैं ट्रांस अरेंजमेंट। और ये जो ट्रांस अरेंजमेंट है ये क्या शो करता है? इट शोज न्यू रिकॉम्बिनेशंस। पेरेंट्स क्या थे? पेरेंट्स में कैपिटल ए कैपिटल बी जीन वाले थे या स्मॉल ए स्मॉल बी वाला था, लेकिन ये नया तरह का टाइप बन गया, कैपिटल ए स्मॉल बी स्मॉल ए कैपिटल बी। तो जब हम लिंकेज को स्टडी करते हैं तो अगर हम देखें ये एक क्रोमोसोम है और इसके ऊपर ये जीन्स लगे हुए हैं ए और बी, और एक दूसरा है इसके ऊपर जीन्स लगे हुए हैं स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। ये पेरेंट्स है, ये स्पर्म का था, मान लो ये ओवम का था, दोनों मिल गए। अब इनसे मैक्सिमम क्या कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? चार तरह के कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं इनके ए बी के अरेंजमेंट को देखकर। सोचिए एक कॉम्बिनेशन तो सेम यही हो सकता है कि ऑफस्प्रिंग के अंदर ए और बी कैपिटल दोनों आए, दोनों डोमिनेंट आए। दूसरी ऑप्शन क्या हो सकती है? दूसरा भी पेरेंट Small है, a, small b. स्मॉल ए स्मॉल बी। तीसरी ऑप्शन क्या बन सकती है अभी जो हमने बनाई? Capital A, small b. यस, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी। एंड फोर्थ ऑप्शन क्या बन सकती है? Small a, capital B. स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। तो इनमें से ए बी जो है ये पेरेंट टाइप है, ये स्मॉल ए बी वाला भी पेरेंट्स के जैसा ही है। ये दोनों क्या है? ये दोनों है रिकॉम्बिनेशन, नई तरह का कॉम्बिनेशन बन गया। अब फॉर एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, अगर कोई ऐसा जीन है जिसमें इस तरह का अरेंजमेंट हुआ, स्पर्म और ओवम मिले और बच्चे उनके कैसे बने कि 48% जो है वो एक पेरेंट जैसे बच्चा बना, 48 पेरेंट्स जो 48 जो बच्चे थे वो एक दूसरे पेरेंट्स जैसे बने, 2% इस तरह का कॉम्बिनेशन बना और 2% इस तरह का कॉम्बिनेशन बना। अगर हम देखते हैं कि कोई कपल है, उनके 4 बच्चे हैं, एक बच्चा फादर से 48% मिलता है, दूसरा बच्चा मदर से 48% मिलता है, तीसरा बच्चा सिर्फ 2% मिलता है, उसकी जो है जो मदर और फादर से रिजेम्बलेंस 2% है और चौथे वाले की भी 2% है। इसका मतलब
ये दोनों क्या है, नई तरह के कॉम्बिनेशंस बने हैं, और इन दोनों को जो मिलते हैं इन्हें हम क्या बोलेंगे, दे आर पेरेंट टाइप्स। ये भी और ये दोनों क्या है, पेरेंट्स के जैसे हैं। तो ये वाली सिचुएशन कब आती है, ये वाली सिचुएशन हमेशा तब आएगी जब ये लिंकेज क्या होगी, कंप्लीट। कंप्लीट लिंकेज के केस में ये सिचुएशन बनेगी। कंप्लीट लिंकेज में क्या हुआ, ये दोनों जीन्स इधर इकट्ठे आ गए, और ज्यादातर में ऐसा हुआ, और ये वाले दोनों जीन्स इकट्ठे इस बच्चे में आ गए, ऐसा हुआ। बहुत कम ऐसा हुआ कि ये कॉम्बिनेशंस बने। इस तरह के टाइप को हम देखकर हम कह सकते हैं कि इस इनहेरिटेंस पैटर्न ने क्या शो किया है, कंप्लीट लिंकेज। क्लियर? यस मैम। ये बात क्लियर हो रही है? ठीक है। अब इसके ऑपोजिट चलो Yes. एक और सिचुएशन लेते हैं हम, सेम ऐसे ही दो जीन्स हैं ए एंड बी, स्मॉल ए एंड स्मॉल बी। अगेन कॉम्बिनेशंस बनाते हैं, 4 कॉम्बिनेशंस ही बनेंगे। अब की बार इनको थोड़ा सा हम दूर दिखाएंगे। अगर ये अनलिंक्ड है, दूर दूर लगे हुए हैं, तो क्या सिचुएशन होगी, ये पेरेंट टाइप ए बी, ये दूसरा पेरेंट का टाइप स्मॉल ए स्मॉल बी, ये क्या होगा, कैपिटल ए एंड स्मॉल बी, एंड दिस वन विल बी स्मॉल ए एंड कैपिटल बी। लेकिन अब की बार रेशियो क्या आई है, जो रिकॉम्बिनेंट्स हैं ये दोनों, ये बने हैं 48%, ये वाला भी 48%, ये बेबी जो है ये एक पेरेंट से मिलता है 2%, और ये भी मिलता है सिर्फ 2%। ऐसी कंडीशन कब आएगी, जब लिंकेज क्या है, इनकम्प्लीट। और इनकम्प्लीट लिंकेज कब होती है, जब जीन्स क्या हो, अनलिंक्ड। अनलिंक्ड मतलब वो एक क्रोमोसोम पर तो लगे हुए हैं सीधे, लेकिन एक दूसरे से दूर दूर लगे हुए हैं। ठीक है, सो दिस इज द कंसेप्ट ऑफ कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। अब इस पर आपको जो क्वेश्चंस आते हैं नीट में, एमसीक्यूज आते हैं, वो कुछ न्यूमेरिकल्स टाइप होते हैं, तो इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे। फैक्टर्स अफेक्टिंग लिंकेज, इस लिंकेज को कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट कर रहे हैं। पहला फैक्टर है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। इसको अगर हम देखें तो लिंकेज इज inversely proportional to distance between two genes। अगर दो जीन्स के बीच में डिस्टेंस ज्यादा है तो लिंकेज क्या हो जाएगी, कम। लिंकेज का क्या मतलब है, अगली जनरेशन में एज इट इज पहुंच जाना, पेरेंट्स के जैसे ही बच्चों का होना, दैट इज लिंकेज। लेकिन अगर लिंकेज जो है, डिस्टेंस जो है दो जीन्स के बीच में कम है, तो उनकी लिंकेज ज्यादा होगी, और ऐसे केस में क्या चांसेस हैं, पेरेंट्स टाइप जो है वो कम बनेंगे, कॉम्बिनेशन ज्यादा होंगे। ठीक है, तो जितना पास में उतनी ज्यादा लिंकेज, जितना दूर उतनी कम लिंकेज शो करते हैं जीन्स। दूसरा फैक्टर जो लिंकेज को अफेक्ट करता है, दैट इज क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर मैंने आपको अभी बताया कि ये एक क्रोमोसोम है, एंड दिस इज द सेकंड क्रोमोसोम, ये एक दूसरा क्रोमोसोम है, और ये ओवरलैपिंग करती है लाइक दिस। अगर कोई ज्यादा जगह से क्रॉसिंग ओवर करता है, सपोज ये क्रोमोसोम यहाँ से भी क्रॉसिंग ओवर कर रहा है और ये यहाँ से भी क्रॉसिंग ओवर कर रहा है, जितनी ज्यादा क्रॉसिंग ओवर होगी तो ये जीन्स जो हैं ये इधर तो ये इधर अलग अलग दूर दूर फैल जाएंगे, और उतने ज्यादा नए रिकॉम्बिनेशंस हमारे सामने आते जाएंगे, रिकॉम्बिनेशंस ज्यादा बनेंगे, यानी कि बच्चे जो है वो अपने पेरेंट्स जैसे कम दिखेंगे। डिस्टेंस बिटवीन जीन्स एंड लिंकेज, इस पर बहुत बार क्वेश्चन आया करता है, दिस इज क्वाइट
इम्पोर्टेंट, इसको न्यूमेरिकल फॉर्म में जो है बहुत बार पूछा जाता है, कंप्लीट एंड इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंकेज बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जेनेटिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। अब ये जो हमने इनकम्प्लीट और कंप्लीट लिंकेज की है, जो बेटसन और पुनेट साइंटिस्ट थे, उन्होंने थॉमस हंट मॉर्गन, जो उनका स्टडी मटेरियल था, दैट इज ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर फ्रूट फ्लाई, जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में बात की थी, उन्होंने ये लिंकेज को भी ड्रोसोफिला पर स्टडी किया, ड्रोसोफिला के आई कलर पर स्टडी किया, और उन्होंने देखा कि जो मेल ड्रोसोफिला है, इट शोज कंप्लीट लिंकेज। आई कलर के हिसाब से जैसा आई कलर मेल ड्रोसोफिला का है, वो वैसा ही अपने ऑफस्प्रिंग को देता है, यानी कि ज्यादातर जो ड्रोसोफिला बनेंगे, बेबी ड्रोसोफिला बनेंगे, वो पेरेंट टाइप ही बनते हैं, ठीक है। लेकिन फीमेल का जो कैरेक्टर है वो अगली जनरेशन में कम आता है, क्योंकि फीमेल क्या शो करती है, इनकम्प्लीट लिंकेज, यानी कि फीमेल के क्रोमोसोम्स के अंदर ज्यादातर जीन्स क्या है, जो है अनलिंक्ड, और वो क्रॉसिंग ओवर में बदलकर नई तरह के कॉम्बिनेशंस तैयार कर देते हैं, ठीक है। तो मेल ड्रोसोफिला इज एन एग्जांपल ऑफ कंप्लीट लिंकेज एंड फीमेल ड्रोसोफिला इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम्प्लीट लिंकेज। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. एक बार फिर से इस सारे कंसेप्ट को बस आज इतना ही करेंगे हम, लिंकेज को आप अच्छे से स्टडी करेंगे, बहुत सारे डाउट्स भी इसमें बनते हैं, जेन्युइन टॉपिक क्लियर है, ठीक है। तो लिंकेज क्या है, बेटसन और पुनेट दो साइंटिस्ट ने ये कंसेप्ट दिया था। लिंकेज का कंसेप्ट क्या कहता है कि जीन्स जो है वो क्रोमोसोम के ऊपर लगे हैं इन अ लीनियर फैशन, स्ट्रेट लाइन में जीन्स लगे हुए हैं, जो जीन्स एक दूसरे के पास में है और अगली जनरेशन में एज इट इज चले जाते हैं, वो क्या कहलाएंगे, लिंक्ड जीन्स। जो जीन्स एक दूसरे से दूरी पर लगे हुए हैं क्रोमोसोम में, वो इनहेरिटेंस में अगली जनरेशन में दोनों एक साथ नहीं जाएंगे, और ऐसे जीन्स को हम क्या बोलते हैं, अनलिंक्ड जीन्स। लिंक्ड जीन्स जो है वो कैसे इनहेरिटेंस शो करते हैं, क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होती है दो क्रोमोसोम्स के बीच में, अगर दोनों जीन पास में लगे हैं तो दोनों इकट्ठे ही आ जाएंगे, और अगर दूर लगे हुए हैं तो चांसेस कम है कि वो एक साथ एक ही ऑफस्प्रिंग में जाएंगे। और अगर ऐसा होता है तो लिंक्ड जीन्स शो करते हैं इनहेरिटेंस पैटर्न, जिसे हम बोलते हैं कंप्लीट लिंकेज, और अनलिंक्ड जीन्स शो करते हैं इनकम्प्लीट लिंकेज। लिंकेज कितने होते हैं ग्रुप्स, यानी कि कितने ऐसे जीन्स हैं जो लिंकेज शो करते हैं, ये डिपेंड करता है कि उस ऑर्गेनिज्म के अंदर टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम कितने हैं, जितने सेट ऑफ क्रोमोसोम है, जो जीनोम है किसी का, वही उसका लिंकेज ग्रुप का भी नंबर है। जैसे हमारे पास 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है, तो वी हैव 23 लिंकेज ग्रुप्स। ड्रोसोफिला के पास 4 पेयर, तो 4, और गार्डन पी के पास 7 पेयर, तो 7 लिंकेज ग्रुप्स हमें। हम एग्जाम्पल की बात करें तो कंप्लीट लिंकेज में भी चांसेस है कि 4 तरह के कॉम्बिनेशन बनते हैं, लेकिन 48% पेरेंट जैसे और 2% नई तरह के होने के चांसेस हैं, नए रिकॉम्बिनेशंस बनने के। और इनकम्प्लीट के केस में जहां पर जीन्स क्या है, अनलिंक्ड है, यानी कि एक दूसरे से दूरी पर लगे हैं, वहां पर जो है 4 तरह के ही अगेन कॉम्बिनेशंस पॉसिबल हैं, लेकिन इसमें अब पेरेंट टाइप्स 2% और 48% जो है वो रिकॉम्बिनेशन, यानी कि नए तरह के कॉम्बिनेशंस बनते हैं। ये जो 48 और 2% मैंने बताया है, ये कोई फिक्स रेशियो नहीं है, ये मैंने फॉर एग्जांपल पढ़ाने के लिए, समझाने के लिए बताया है। ये रेशियो हर एक इंडिविजुअल में वेरी करती है, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि जिसके पास लिंक है तो उसके पेरेंट्स टाइप जो है वो 48% होंगे, ऐसा नहीं है। ये मैंने सिर्फ समझाने के लिए एक रेशियो आपके सामने रखी है, ठीक है। तो इस तरह से लिंक्ड और अनलिंक्ड का जीन्स जो है वो भी हमारे सामने आया। अब इसका इफेक्ट क्या पड़ा, इफेक्ट किस चीज पर पड़ा, इफेक्ट पड़ा फिर से वही मेंडल लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पर। मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या कहता था कि जीन्स जो हैं, जो फैक्टर्स हैं, वो सेग्रीगेट होते हैं, यानी कि सेपरेट हो जाते हैं।
लेकिन यहाँ पर तो सेपरेट हुए ही नहीं। ए और बी जो जीन्स हैं वो दोनों एक साथ ही अगली जनरेशन में पहुंच गए। इसका मतलब मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज नॉट एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। गार्डन पी पर ऐसा क्यों हुआ? गार्डन पी पर लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो है वो अप्लाई हो गया। तो अब हम लिंकेज के कंसेप्ट को जब समझ चुके हैं तो हम समझ सकते हैं कि गार्डन पी में जो कैरेक्टर्स थे जो मेंडल ने चूज किए वो क्या शो कर रहे थे? इनकम्प्लीट लिंकेज। इसीलिए ए एक क्रोमोसोम में चला गया और बी किसी स्पर्म दूसरे स्पर्म के क्रोमोसोम के अंदर चला गया और मेंडल ने कह दिया कि सभी सेग्रीगेट हो जाते हैं। लेकिन जब हमने ड्रोसोफिला पर स्टडी किया तो हमें पता चला कि सेग्रीगेशन होना जरूरी नहीं है। जरूरी नहीं कि फैक्टर्स या जीन्स जो है वो सेपरेट हो जाएं या सेग्रीगेट हो जाएं, वो एक साथ अगले जनरेशन में भी पहुंच सकते हैं। तो मेंडल का लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का एक्सेप्शन क्या हो गई हमारे पास? दैट इज लिंकेज ने मेंडल के लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को यूनिवर्सली एक्सेप्टेड नहीं बताया, प्रूफ कर दिया कि ये हर एक पर लागू नहीं होता। ठीक है, क्लियर? हम रिकॉर्डिंग Yes. भेज दें।